Class 5 EVS, Chapter 20, Whose Forest? Whose Forest मतलब किसका फॉरेस्ट? किसका फॉरेस्ट होगा? जो वहां रहते हैं उन्हीं का फॉरेस्ट होगा. So this lesson is all about tribal people who lives in the forest. It's all about their lifestyle, difficulties they faced, and the different way of farming. So let's start. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फॉरेस्ट क्या होता है. व्हाट इज फॉरेस्ट? Forest is a large area of land with many trees, plants and animals. Forest में केवल plants नहीं होते हैं, trees नहीं होते हैं, वहाँ animals भी रहते हैं और कुछ लोग भी रहते हैं जिन्हें कि हम tribal people कहते हैं. इस चैप्टर में आपको बताया गया है एक ट्राइबल गर्ल के बारे में जिसका की नाम है सूर्यमणि. सूर्यमणि एवरी संडे अपने गांव के बच्चों को लेके जंगल की तरफ जाती है और उनकी एक प्रकार से जंगल में क्लास लेती है जिसमें कि वो बच्चों को जंगल के बारे में सिखाती है और बच्चे इस क्लास को बहुत एंजॉय करते हैं क्योंकि उन्हें ये स्टडी जैसा लगता ही नहीं है, उन्हें पिकनिक जैसा लगता है. They very happily go to the jungle with Suryamani by singing a song in their own Kuduk language. तो इस तरह से वो अपनी भाषा भी सीखते हैं. In jungle they jump, they dance, they sing, they learn about the different animals and birds and different plants. कौन सा प्लांट्स किस काम में आता है, सारी जानकारी उनको सूर्यमणि जो है वहां पर सिखाती है और इस बच्चों को वो जंगल के बारे में पूरी जानकारी देती है. सूर्यमणि ऑलवेज सेड दैट लर्निंग अबाउट द फॉरेस्ट इज एज इम्पॉर्टेंट एज रीडिंग द बुक्स. We are the forest people and our lives are linked to the forest. If there is no forest then we will not remain. ऐसा उसका कहना था. मतलब यदि जंगल नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे. सूर्यमणि बचपन से ही जंगल से उसको बहुत प्यार था. He used to go to the school by using the by passing the forest. माने जंगल के रास्ते से ही वो अपने स्कूल में जाती थी. उसकी फैमिली जो है, उनके पेरेंट्स जो हैं वो जंगल से लकड़ियां, पत्ती इकट्ठा करके डिफरेंट टाइप की चीजें बनाते थे और उनको मार्केट में सेल करके मनी अर्निंग करते थे. कुछ चीजें मैं आपको दिखा रही हूँ. जो बैम्बू बास्केट और लीफ प्लेट है वो आप देखिए. अभी देखिए इस तरह से उसके पेरेंट्स बैम्बू के बास्केट्स बनाते थे और इनको मार्केट में सेल कर. और ये लीफ की प्लेट है. आप लोग भी कभी कहीं कुछ निमंत्रण में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि इस तरह की प्लेट्स जो हैं वो उसमें खाना परोसा जाता है. लेकिन आजकल क्या हो गया कि जंगल में एक कॉन्ट्रैक्टर आ गए, शंभू, और वो जंगल से एक सिंगल लीफ भी किसी को उठाने के लिए नहीं देते थे, बहुत डांटते थे. तो अब सूर्यमणि के परिवार को लगने लगा था जैसे उनका अधिकार जंगल पे चला गया है. उन्हें फ्रीली वहां पर जाके एंजॉय करने और वहां से कोई भी फूल पत्ती जो गिरे हुए हैं वो भी उठाने नहीं मिलते थे. तो सूर्यमणि का कहना था कि वी द पीपल ऑफ फॉरेस्ट हैव अ राइट ओवर इट. वी लुक आफ्टर आवर फॉरेस्ट. वी डोंट कट ट्रीज लाइक these contractors do. The forest is like our collective bank, not yours or mine alone. We take from it only as much as we need. We don't use up all our wealth.
मतलब बैंक में जैसे हम पैसा जमा करते हैं ना, तो जितनी जरूरत होती है केवल उतना ही निकालते हैं, बाकी वहीं रहने देते हैं। तो सूर्यमणि का कहना था कि ये जो जंगल है ये हमारे लिए एक कलेक्टिव बैंक की तरह है। हम इसको पूरी तरह से ना ट्रीज काट के नष्ट करते हैं, ना पूरा एक ही बार में खत्म कर देते हैं। हम इस यहाँ से उतना ही लेते हैं जितनी हमारी जरूरत होती है। इन कॉन्ट्रैक्टर्स की तरह हम जंगल को नष्ट नहीं करते हैं। हमारा यहाँ पर अधिकार होना चाहिए। तो सूर्यमणि को उन लोगों को वहां से जंगल से हटके दूसरी जगह जाना पड़ता है। तो उसके जो चाचा है, मनिया चाचा, वो सूर्यमणि को स्कूल में दाखिला कराते हैं जहां वो नहीं जाना चाहती है। बोलती नहीं, मुझे नहीं जाना है। लेकिन उसके चाचा फिर उससे बहुत स्ट्रिक्टली समझाते हैं, डांटते हैं कि यदि तुम स्कूल में पढ़ने नहीं जाओगी तो तुम लॉ को कैसे, कानून को कैसे समझोगी, और यदि ये चीजें तुम नहीं समझोगी तो जो जंगल तुम्हें इतना प्रिय है, इतना फॉरेस्ट से तुमको लगाव है, उस फॉरेस्ट को तुम बचा नहीं पाओगी। तो तुम्हें यदि अपना फॉरेस्ट बचाना है तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरह से जब सूर्यमणि को समझाया गया तो वो स्कूल जाने लगी। अब वहां जाके उसे सबसे ज्यादा खुशी ये हुई कि स्कूल के पास में ही जंगल था। उसे जंगल से इतना लगाव था कि वो जंगल जाए बिना रह ही नहीं पाती थी। तो बाद में सूर्यमणि पढ़ के जब कॉलेज पढ़ के निकली तो उस गांव की वो पहली बेटी थी जो इतना पढ़ लिख गई थी। किसी को भी कुछ भी जरूरत होती थी तो वो सूर्यमणि, कोई भी प्रॉब्लम आती थी तो वो सूर्यमणि की तरफ ही जाते थे और उससे पूछते थे, सलाह लेते थे। सूर्यमणि उन सब की बहुत हेल्प करती थी। पढ़ते पढ़ते ही जब सूर्यमणि को एक वासवी दीदी के साथ में उसकी मुलाकात हुई तो उनके साथ में मिलके इन्होंने, सूर्यमणि और वासवी दीदी ने झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन में हिस्सा लिया और झारखंड के जंगल को बचाने के लिए इन्होंने ये अभियान छेड़ा था। एक और इनके बचपन के सहयोगी थे विजय कुमार, जो सूर्यमणि के साथ में बहुत हेल्प करते थे। इस तरह से सूर्यमणि पढ़ लिख के अपने जंगल को बचाने के लिए हमेशा कुछ न कुछ करती रहती। तो ये तो थी सूर्यमणि की बात, जिसने एक ऑर्डिनरी गर्ल होके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया। उसने गांव की लड़की होके भी पढ़ लिख के अपने जंगल को बचाने के लिए उसने आंदोलन किया और गवर्नमेंट के को माने उन्होंने अपना मैसेज दिया कि जंगल से, हम लोग जो जंगल में रहते हैं हमें इस तरह से यहाँ से रिमूव नहीं किया जा सकता। तो गवर्नमेंट ने एक फॉरेस्ट एक्ट बनाया था जिसमें कि 25 साल तक यदि कोई व्यक्ति उस जंगल में रह जाता है तो जिस जगह पे वो जंगल में रहता है वो लैंड और वो वहां पर जो भी ग्रो होगा वो उस व्यक्ति का होगा, उसका अधिकार होगा उस पर। तो इस तरह से ये फॉरेस्ट एक्ट बनाकर ट्राइबल पीपल की हेल्प की गई। चलिए अब हम देखते हैं कि मिजोरम में जो कि बहुत फॉरेस्ट एरिया वाला जगह है तो वो वहां पर फार्मिंग कैसे होती है। यहाँ फार्मिंग जो है वो लैंड जो है, देयर लैंड इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ वन पर्सन, किसी एक की प्रॉपर्टी नहीं होती है जमीन। वहां पर बहुत अलग तरीके से फार्मिंग की जाती है। एक मीटिंग बुलाई जाती है जिसमें कि लोगों को लैंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि तुम इतनी जगह में क्रॉप ग्रो करोगे, तुम इतनी जगह में। तो लॉटरी सिस्टम में सबसे पहले जैसे किसी का नाम आया तो उससे पूछा जाता है कि तुम कितना लैंड में क्रॉप ग्रो करोगे। तो वो अपने आप जितना उन्हें लेना होता है 3 टीन, 4 टीन, 1 टीन, जो भी उसकी हैसियत के अनुसार वो लोग उतना ग्रो करते हैं। तो ये टीन, इतना टीन लैंड मतलब 1 टीन सीड से जो जितना लैंड ग्रो होगा वो उतना 1 टीन लैंड बोला जाता है ना। तो इस तरह से लोगों को टीन के हिसाब से सीड्स, 1 टीन सीड, 2 टीन सीड, इस तरह से हिसाब से उनको लैंड दिया जाता है
कि आप इतने लैंड में क्रॉप ग्रो करेंगे। तो ये एक लॉटरी सिस्टम से होता है। एक और तरह की फार्मिंग होती है जिसे कि कहा जाता है जूम फार्मिंग। जूम फार्मिंग जो है, जब एक बार कोई लैंड में क्रॉप ग्रो कर लेते हैं तो हार्वेस्टिंग के बाद में वो जगह को वैसे ही एज इट इज छोड़ दिया जाता है, कुछ नहीं करते, और वहां पर वीड्स ग्रो होते हैं, मतलब अनवांटेड प्लांट्स। वीड्स, व्हाट इज वीड्स? वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स। मैं अभी आपको बताती हूँ कि किस तरह से जूम फार्मिंग की जाती है। देखिए, जैसे कभी कहीं क्रॉप ग्रो कर ली किसी लैंड में और हार्वेस्टिंग हो गई, तो वो लैंड को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है और इस तरह से जंगली पेड़ पौधे जो हैं वो उसके ऊपर लग जाते हैं। इनको 2-3 साल तक इसी तरह से छोड़ दिया जाता है। इसके बाद उनकी कटिंग नहीं की जाती, उनको मतलब ऊपर से काट लेते हैं लेकिन नीचे का एरिया जो है वो काटते नहीं है। तो ये देखो इस तरह से आग लगा देते हैं और वो जो पूरी देखो इस तरह से वो लैंड में उसको निकालते नहीं है पौधों को, उन्हें वहीं पर इस तरह से जला दिया जाता है। जलाने के बाद में ये जो ऐश बनती है ये वहीं पर रहती है, सॉइल में मिक्स हो जाती है और फर्टिलाइजर का काम करती है। तो इस तरह से झूम फार्मिंग में आपने देखा कि पहले एक क्रॉप ग्रो की गई, हार्वेस्टिंग के बाद में उस जगह को एज इट इज छोड़ दिया गया और वहां पर अनवांटेड प्लांट्स, वीड्स जो है वो बहुत पूरे ग्रो हो जाते हैं और बाद में इनको भी जला दिया जाता है और इनकी ऐश जो है वो सॉइल के साथ मिक्स होके क्या बन जाती है? फर्टिलाइजर। फिर 2-3 साल के बाद में वहां पर अगेन हल्का मतलब गड्ढा खोदते हैं, ऐसे बहुत गहरा नहीं खोदते हैं, और डिफरेंट टाइप के जो क्रॉप्स हैं वो ग्रो करते हैं। चिली है, मेज है और वेजिटेबल्स है। फिर मिजोरम का मेन क्रॉप जो है वो राइस है। यहाँ पर राइस जो है वो बहुतायत से उगाया जाता है ना। सो मेन क्रॉप ऑफ मिजोरम इज राइस। और जब हार्वेस्टिंग कर ली जाती है किसी क्रॉप की तो वहाँ के लोग मिल के बहुत अच्छे से फेस्टिवल मनाते हैं। आपको पता है कि डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट टाइप के फेस्टिवल होते हैं, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल। तो इसी तरह से मिजोरम में भी हार्वेस्टिंग फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है और सब मिलके डांस करते हैं। ये डांस को बोलते हैं चिराओ डांस, है ना। आपको मैं ये बैम्बू डांस होता है, मैं आपको थोड़े से पिक्चर्स जो है वो इसके दिखा रही हूँ। इस तरह से बैम्बू जो है वो सेट कर लिया जाता है, दो तरफ 2-2 लोग बैठते रहते हैं और उसके बाद जो गर्ल्स होती हैं वो इस तरह से बैम्बू के बीच में अंदर और बाहर ऐसे पैर रखती हैं ड्रम बीट पे। तो इस तरह से ये बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग थोड़ा सा नेट में सर्च करके इस बड़ों की हेल्प लेके आप भी ये डांस घर में सीख सकते हैं, है ना। तो ये चिराओ डांस जो है वहाँ का फेमस डांस फॉर्म है। और आपने देखा होगा कि दूसरे स्टेट्स में भी जब हार्वेस्टिंग करते हैं तो फेस्टिवल मनाए जाते हैं। जैसे पंजाब में बैसाखी मनाई जाती है और आसाम में बिहू होता है। तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है ना। केरल में ओणम मनाया जाता है। तो ये सब क्या है? ये सब हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स हैं। तो अभी आप लोगों ने देखा बेटा कि सूर्यमणि के बारे में पढ़ा, जाना कि वो किस तरह से उसने जंगल को बचाने के लिए पढ़ाई लिखाई की और फॉरेस्ट एक्ट के तहत उन्होंने अपना अधिकार लिया कि वो लोग फॉरेस्ट में रह सकते हैं। फॉरेस्ट, उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी, वो लोग जंगल से क्या क्या लेते थे,
कितना यूज उनका जंगल से जो चीजें लेते थे उनका क्या यूज था उनकी लाइफ में, है ना। और डिफरेंट टाइप की चीजें बनाना सीखते थे, प्लांट्स की जानकारी लेते थे, एनिमल्स की जानकारी लेते थे। यही उनकी लाइफस्टाइल है ट्राइबल पीपल की। और क्या डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी उन्हें कि जब कॉन्ट्रैक्टर्स आ गए तो उन्हें जंगल से, जिस जंगल से उनकी अर्निंग होती थी, वहां से उनको एक सिंगल लीफ भी उठाने की परमिशन नहीं थी, है ना। पानी हार्वेस्टिंग जो करते थे, हार्वेस्टिंग का उनका तरीका आपने देखा, झूम फार्मिंग और मिजोरम में जो टीन ऑफ लैंड वाला क्रॉप ग्रो करने का तरीका था। लैंड किसी एक पर्सन का नहीं था, वो पूरे गांव का लैंड माना जाता था। और जब भी कोई वहां पर क्रॉप ग्रो करते थे, जितना वो लेते थे, यदि वो नहीं कर पाते थे तो दूसरे लोग उनकी हेल्प करते थे और टाइम से क्रॉप को ग्रो करने में उनकी हेल्प करते थे पूरी, है ना। सब एक दूसरे के साथ में मिलजुल कर रहते थे और हार्वेस्टिंग के बाद में वो लोग खूब अच्छे से एक साथ खाना, डांस करना, इस तरह से करते थे। तो ये तो हो गया पूरा जंगल के बारे में और झूम फार्मिंग के बारे में। अब हम आगे देखेंगे कि जंगल का इम्पोर्टेंस क्या है। तो इसके बहुत सारे इम्पोर्टेंस है, जैसे कि फॉरेस्ट से हमको क्या मिलता है। फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर टू एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट, एंड ऑल्सो फॉरेस्ट प्रोवाइड देम फूड, है ना। फॉरेस्ट से उनको फूड भी मिलता है और शेल्टर भी मिलता है। फॉरेस्ट हेल्प इन मेंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन लेवल। क्यों? क्योंकि यहाँ इतने पेड़ पौधे होते हैं, आपको पता है कि फॉरेस्ट प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिलती है और एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, है ना। फॉरेस्ट मेंटेन हेल्दी फूड साइकिल। They reduce global warming by using carbon dioxide during photosynthesis. Photosynthesis आपको मालूम है कि जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं by the process of photosynthesis. तो उस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इनको एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेना पड़ता है, तो वो ग्लोबल वार्मिंग में भी मतलब उसको भी कम करने में हेल्प करते हैं। इट प्रोवाइड्स लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, सीड्स, नट्स, बार्क ऑफ ट्रीज, जो कि कई जो बर्ड्स होते हैं उनके, इंसेक्ट होते हैं उनका वो फूड होता है ना। और क्या एडवांटेज है इनका? फॉरेस्ट आर ये फ्लड कंट्रोल करते हैं, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं और क्लाइमेट को जो है वो रेगुलेट करते हैं, मतलब बहुत गर्म या ठंडा नहीं होता है। और बहुत सारे एनिमल्स के लिए ये हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं। हैबिटेट मतलब उन जो जहाँ पर रहते हैं वो उनका हैबिटेट होता है। जैसे हम लोग लैंड में रहते हैं तो हमारा हैबिटेट लैंड है, जो फॉरेस्ट में रहते हैं जंगली जानवर, उनका हैबिटेट जंगल होता है, फॉरेस्ट होता है ना। तो अर्थ का ऑलमोस्ट 31% जो है वो फॉरेस्ट एरिया है, जो कि अर्थ को कूल रखने में हेल्प करता है। अब आपने अभी पढ़ा कि जंगल में एनिमल्स भी रहते हैं, प्लांट्स भी रहते हैं और लोग भी रहते हैं, तो जरूर इनके बीच में एक इंटरलिंक है ना, इनके बीच में कुछ कनेक्शन है। तो क्या कनेक्शन है हम वो देखते हैं, ठीक है। प्लांट्स जो है वो एज अ प्रोड्यूसर, प्लांट्स को हमेशा क्या बोला जाता है? प्रोड्यूसर बोला जाता है। ये एक फूड चेन होती है बेटा, जिसमें कि सबसे पहला जो खुद अपना खाना बनाते हैं, जो कि केवल ग्रीन प्लांट्स ही हैं, उन्हें प्रोड्यूसर बोला जाता है। और जो दूसरे जितने भी होते हैं, क्योंकि प्लांट्स को छोड़ के और कोई भी अपना खाना खुद नहीं बनाता है, न ह्यूमन बीइंग भी, क्योंकि हम भी जो खाना बनाते हैं वो किस चीज से बनाते हैं? या तो प्लांट प्रोडक्ट से बनाते हैं या एनिमल प्रोडक्ट से बनाते हैं। तो हम दूसरी चीजों से ही अपना भोजन पकाते हैं। लेकिन एप्पल बनाना है
तो हम एप्पल तो नहीं बना सकते ना, तो इसलिए ये जो प्लांट्स होते हैं ये प्रोड्यूसर कहलाते हैं, और बाकी सारे एनिमल्स जो भी दूसरे लिविंग थिंग्स हैं वो कंज्यूमर कहलाते हैं। ठीक है, तो फूड चेन में आपको सबसे पहला जैसा होता है वो प्रोड्यूसर होता है, और बाकी उसको खाने वाले जो हैं वो कंज्यूमर कहलाते हैं। जैसे कि ग्रास है, ठीक है, या कोई भी हर्ब है, वो क्या हो गया, वो प्रोड्यूसर हो गया। दूसरा उसको खाने वाला रैबिट है, तो रैबिट क्या हो गया, कंज्यूमर हो गया। अब रैबिट को यदि कोई टाइगर खाता है तो टाइगर क्या हो गया, फूड चेन में नेक्स्ट वाला सेकंड कंज्यूमर हो गया। तो इस तरह से उसने, टाइगर ने इनडायरेक्टली क्या खाया, किसकी एनर्जी ली, प्लांट की एनर्जी ली, क्योंकि रैबिट जो है वो केवल हर्ब खाता है, वो प्लांट ही खाता है, तो वो प्लांट खाया और फिर रैबिट को टाइगर ने खाया। तो जो एनर्जी रैबिट ने प्लांट से ली थी उस वही एनर्जी ट्रांसफर होके कहाँ गई, टाइगर में गई। ठीक है, तो इस तरह से यदि हम देखें तो जो प्लांट प्रोडक्ट या एनिमल प्रोडक्ट खाने वाले जो लोग हैं, लिविंग बीइंग्स हैं, उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। वन इज हर्बीवोर्स, who are called herbivores, those who eats only plant or plant product, they are called herbivores. Second is carnivores, those who eats only flesh of other animals, they are called, or animal product, they are called carnivores. And third is omnivores, who are called omnivores, those who eats both plants and animals product, they are called omnivores. तो ह्यूमन बीइंग क्या है, ओमनिवोर्स है, क्योंकि हम लोग प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं और एनिमल प्रोडक्ट भी खाते हैं। काऊ क्या है, हर्बीवोर्स है, काऊ, डियर, ये केवल प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, है ना, तो ये लोग हर्बीवोर्स हैं। और कार्निवोर्स कौन है, लायन, टाइगर, दे ओनली ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल, तो वो कार्निवोर्स हो गए। ठीक है, तो इस तरह से आपको 3 टाइप के जो कंज्यूमर हैं उनके बारे में भी पता चल गया, और उनके नाम और उनका एग्जाम्पल भी समझ में आ गया। ठीक है, इनका इंटरडिपेंडेंस से क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का लेवल जो है वो बैलेंस रहता है। प्लांट्स ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं और प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, और बाकी सब एनिमल्स को क्या चाहिए, वो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड एनिमल्स एक्सहेल करते हैं उसी को प्लांट्स एब्जॉर्ब करके अपना फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद बनाते हैं ना। तो ये तो हो गई बात। अब आपने देखा होगा कि आजकल जंगल को काट के बहुत फैक्ट्रीज बनाई जाती हैं, रोड्स बनाई जाती है। तो इस तरह से पूरे के पूरे जंगल को काट देना क्या कहलाता है, डिफॉरेस्टेशन ना, फॉरेस्टेशन एंड डिफॉरेस्टेशन। और कहीं पर किसी एरिया में यदि हम जंगल बनाते हैं, उसको ग्रो करते हैं उतना उस तरह से, तो उसको कहते हैं एफॉरेस्टेशन। तो एफॉरेस्टेशन जंगल का एरिया बढ़ाना, बनाना, और डिफॉरेस्टेशन वो जंगल की लकड़ियां काट के उस जंगल को खत्म कर देना जो है वो डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। तो डिफॉरेस्टेशन क्यों किया जाता है, नंबर 1 कॉज है इसका एग्रीकल्चर, कारण है ना, कि लोगों को एग्रीकल्चर खेती बाड़ी करने के लिए जो जमीन चाहिए होती है उसके लिए वो लोग जंगल को काट देते हैं। कभी उनको कोई नई फैक्ट्री बनानी है, कुछ मिल खड़ा करना है, तो उसके लिए भी वो लोग जंगल को काट देते हैं। शहरीकरण करना है, रोड्स बनाना है, इस वजह से भी जंगल को काट दिया जाता है ना। तो इस
का इफेक्ट जो है हमारे ऊपर बहुत बुरा पड़ता है। जंगल को यदि हम काटते हैं, पेड़ पौधों को काटते हैं, तो इसका इफेक्ट जो है वो बहुत बुरा पड़ता है। इससे सॉइल इरोजन होता है, जिससे कि फ्लड आ सकता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। कई बार फॉरेस्ट में जो आग लग जाती है, उसके कारण भी तो जंगल खत्म हो जाते हैं, है ना। तो और कुछ लोग जंगल को काट देते हैं, टिम्बर ट्रेड मतलब लकड़ी का जो फर्नीचर का व्यापार करते हैं, उसकी वजह से भी वो लोग जंगल की लकड़ी को काट देते हैं। तो इसका इफेक्ट जो है वो हम पर बहुत बुरा पड़ता है। कई जंगली जो जीव जंतु हैं, उनकी पूरी जाति ही खत्म हो जाती है ना। और फूड जो डाइवर्सिटी है वो खत्म हो जाती है। तो फॉरेस्ट एक्ट जो है वो बहुत अच्छा है जंगल को बचाने के लिए। कोई भी इस तरह से जंगल को बिना परमिशन के काट नहीं सकता है। तो डिफॉरेस्टेशन के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है, लॉ जो है वो बनाए हैं, है ना। और एफॉरेस्टेशन करना चाहिए, या रीफॉरेस्टेशन या एफॉरेस्टेशन, जो भी आप कह सकते हैं, मतलब जंगल और पेड़ पौधे लगाने चाहिए। हमें पेपर का कंज्यूम जो हम लोग पेपर का यूज करते हैं वो कम करना चाहिए। आपको पता है कि पेपर कैसे बनते हैं? पेड़ पौधे से ही बनते हैं, है ना। तो पेपर बनाने के लिए हमें पेड़ की जरूरत पड़ती है, ट्रीज की जरूरत पड़ती है, तो उन्हीं से पेपर बनता है। तो जितना हम कम यूज करेंगे पेपर का, या जो पेपर है उससे बुद्धिमानी से यूज करेंगे, तो वो जल्दी खत्म नहीं होगा और हमें उसके कारण पेड़ों को काटना भी नहीं पड़ेगा, है ना। लोगों को इस बारे में अवेयर करना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए कि वी शुड नॉट वेस्ट द पेपर। पेपर का पूरा, यदि पेपर आपके पास में है, कॉपी आपके पास में है, तो आपको उसका फुल यूज करना चाहिए, है ना। तो इस तरह से आपने देखा बेटा कि जंगल के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में आई थिंक आपको बहुत सारी जानकारी मिल गई है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हम आगे जाके करेंगे। थैंक यू।